हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, फिट एंड फाइन, हेल्दी? उम्मीद तो यही करूँगी, बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, हेल्दी हो गए और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी भी हो गए और कॉपी पेन लेके बैठ गए होगे। नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि नोट्स हमें साथ साथ बनाते चलने हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में, रिवीजन के टाइम हमें दिक्कत बिल्कुल आओ। तो नोट्स साथ साथ बनाते चलिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और देखो, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में। क्या होता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, हम ऑलरेडी जान चुके हैं, डिटेल में इसे हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। टाइप्स भी हम इसके पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता क्या है, और निगेटिव इंटरेक्शंस के भी हम टाइप्स पढ़ रहे थे। पॉजिटिव इंटरेक्शन, उसके टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रोटोकॉपरेशन। और निगेटिव अगर हम बात करें इंटरेक्शन जिसमें एटलीस्ट एक स्पीशीज़ तो हार्म्ड होगी ही होगी, इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स का होता है निगेटिव इंटरेक्शन: एक्सप्लॉयटेशन, एमेंजलिज्म और कंपटीशन। प्रीवियस क्लासेस में हम एक्सप्लॉयटेशन, एमेंजलिज्म के बारे में हम कवर अप कर चुके हैं। इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कशन हुआ था, साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था। अगर आप लोगों ने कोई भी प्रीवियस क्लास मिस करी हो, स्किप हो गई हो, तो टेंशन ना लो। आपके प्यारे ग्रेड डोर पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, एल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोई भी क्लास स्किप हुई हो, आप उसमें जाके अटेंड कर लीजिए। देखिए, सब क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के बारे में, और हम बिल्कुल बंद करेंगे इस टॉपिक को। देखिए, अगर आपने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, एमेंजलिज्म के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें तीनों टाइप्स को डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। साथ ही साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है कि एग्जैक्टली पॉजिटिव इंटरेक्शन होता क्या है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। सारी प्रीवियस क्लासेस में हम जितने भी अभी हम टॉपिक्स देख चुके हैं, हम कवर अप कर चुके हैं। हमने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स एक्सप्लॉयटेशन के, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। देन सब टाइप्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल के थ्रू हमने काफ़ी कुछ समझा था। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ब्रॉड पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, इन सब को भी हमने डिटेल में समझा था। साथ ही साथ हमने मज़ेदार एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा था। प्रीवियस किसी भी क्लास में, किसी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो। और जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी, हम ऑलरेडी डिटेल में ये सब पढ़ चुके हैं। हेमी पैरासाइट, होलो पैरासाइट, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने कल बात करी थी इकोलॉजिकल बैलेंस, इवोल्यूशन नहीं, ये तो हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, आज नहीं पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लासेस में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। चलिए, और क्या क्या देखते हैं। हमने कल पढ़ लिया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने पढ़ा था। साथ ही साथ दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हमने कल समझे थे। ट्रोफोफेज, आइडियोफेज, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल हमने निगेटिव इंटरेक्शन का सेकेंड टाइप एमेंजलिज्म के बारे में भी पढ़ा था। चलिए, और ये हमने कर लिया था कल कंप्लीट। आज हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव इंटरेक्शन का थर्ड टाइप, कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इससे रिलेटेड देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन नहीं लिया अभी तक तो लेके बैठ जाओ, नोट साथ साथ प्लीज़ बनाते चलिए। कभी भी किसी भी क्लास में कोई भी टॉपिक हो, इवन कोई एग्जाम्पल में भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो आप प्लीज़ उसी टाइम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जल्दी से आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना आए, डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़े। देखिए, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही हूँ, एग्जाम्पल्स अच्छे लग रही हूँ, क्लासेस में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिए। चलिए, अब बात करते हैं आज हम कंपटीशन की। कंपटीशन क्या है? एक निगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का ही एक टाइप है, जहाँ क्या होता है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ निगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर टू और मोर ऑर्गेनिज्म
Either of the same species or different species compete for the same limited resources such as food, water, space, light और mates. कंपटीशन में क्या होगा, आपको पता ही है कंपटीशन हो रहा है, चाहे दोनों प्रजातियां जो हैं सेम हो, सेम स्पेशीज के बीच हो, या फिर अलग अलग प्रजातियों के बीच कंपटीशन हो रहा है खाने को लेके, संसाधनों को लेके, खाना है, पानी है, जगह है, इन दोनों को लेके अगर उनके बीच क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है. नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता था, एटलीस्ट एक स्पेशीज हार्म होती थी. कंपटीशन में क्या है, दोनों ही स्पेशीज, दोनों प्रजातियां क्या होंगी, हार्म्ड होंगी. किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रगल ऑफ फॉर रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है. तो क्या होगा, दोनों ही ऑर्गेनिज्म, दोनों ही जीव, चाहे वो सेम स्पेशीज के हों या डिफरेंट स्पेशीज के हों, हार्म्ड होंगे ही होंगे. कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों ही जीव संसाधनों के लिए यानी रिसोर्सेस के लिए लड़ते हैं, तो दोनों ही जो जीव होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो हार्म्ड होंगे. रिसोर्सेज में आपका खाना, पानी, रहना, शेल्टर, ये सारी चीज़ें, स्पेस आ जाएगा. कंपटीशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, ताकि हमारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ना हो, उन्हें दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े. पेन ले लेती हूँ, आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए, नहीं लिया है तो. प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हिंदी में हम कंपटीशन को कहते हैं प्रतिस्पर्धा. यहाँ तक आपको समझ आ गया कंपटीशन है क्या. कंपटीशन में दोनों जीवों को ही नुकसान होगा, हानि होगी, हम कह सकते हैं वो हार्म्ड होंगे. चलिए, क्योंकि दोनों के बीच में ही कंपटीशन है, संघर्ष कर रहे हैं ना, वो रिसोर्सेज के लिए संघर्ष कर रहे हैं. चलो, टाइप्स ऑफ कंपटीशन. फर्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. ये क्या होगा, सेम स्पेशीज के बीच में होगा, सेम स्पेशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होगा. इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उसे हम कहेंगे. जैसे कि 2 डियर्स फाइटिंग फॉर द सेम मीट और ग्रासिंग एरिया. 2 डियर हैं, सेम मेट के लिए और ग्रासिंग एरिया के लिए, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है. तो ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. इसे हिंदी में क्या लिखते हैं देख लेते हैं जल्दी से. पेन ले लेती हूँ और आप भी ले लीजिए. हम कह सकते हैं जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा, जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा. एक ही प्रजाति के जीवों के बीच होगा तो वो हो गया हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. 2 हिरन हैं, वो एक ही कह सकते हैं जगह के लिए लड़ रहे हैं, ग्रासिंग एरिया जहाँ पे भाई उनकी पेट पूजा होगी, है ना, तो उसके लिए वो लड़ रहे हैं, खाने के लिए लड़ रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं. सेम स्पेशीज़ है, सेम स्पेशीज़ के इंडिविजुअल हैं, तो वो हो गया हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी एक ही प्रजाति के जीवों के बीच होगा ये कॉम्पिटिशन. चराई के मैदान के लिए लड़ते हैं. इंटर स्पेसिफिक होगा 2 ऐसे जीवों के बीच जो दोनों अलग अलग प्रजातियों से होंगे, डिफरेंट स्पेशीज से होंगे. अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, यानी अलग अलग प्रजातियों के बीच होगा, अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच. जैसे कि लॉयंस एंड हियाना कॉम्पिटिटिंग फॉर प्रे. दोनों ही क्या है, दोनों के बीच में ही कॉम्पिटिशन है. किसके लिए, प्रे के लिए, शिकार के लिए. एक ही शिकार के लिए ये दोनों लड़ते हैं. तो क्या हुआ, 2 जीव हो गए, लेकिन दोनों की ही जो प्रजातियां हैं, स्पेशीज हैं, वो अलग हो गई. तो ये हो गया हमारा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. आवाज़ क्लियर आ रही है. वाई इज इट कॉल्ड अ नेगेटिव इंटरेक्शन, बिकॉज बोथ स्पेशीज आर हार्म्ड. दोनों स्पेशीज हार्म्ड हो रही है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं नेगेटिव इंटरेक्शन. एनर्जी वेस्ट हो रही है लड़ने में, तभी कहते हैं लड़ाई मत किया करो. लड़ाई में क्या है, एनर्जी इज वेस्टेड इन फाइटिंग और अवॉइडिंग कॉम्पिटिटर. कि भाई कॉम्पिटिटर का पर्दा कहते हैं ना, पत्ता साफ कर दो. दोनों लड़े पड़े रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है. दे मे गेट लेस फूड और रिसोर्सेज देन दे नीड. हो सकता है उन्हें जितना फूड ज़रूरत हो, रिसोर्सेज ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कम मिले. देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल कैन डिक्रीज. और उनकी जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और सर्वाइवल भी डिक्रीज हो सकता है. यानी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, खाना जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, पानी है, ये सब कम मिल रहे हैं और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल पर भी इसका बुरा असर
हो सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम गाउस का ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसे प्रपोज किया था जीएफ गाउस ने, जो एक रशियन इकोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी 1934 में। चलो देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। Two species that compete for the exact same resources cannot live together in the same place for a long time। क्या कहना था? दो स्पेशीज जो एग्जैक्ट सेम रिसोर्स के लिए, सेम संसाधनों के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो दो स्पेशीज सेम रिसोर्सेज एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकती एक ही रिसोर्सेज के लिए। क्या होता है, एक स्पेशीज जो होती है वो हमेशा जीत जाती है और दूसरी एलिमिनेट हो जाती है, हट जाती है। जो वीकर वन होगी, कमज़ोर होगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी, और जो कह सकते हैं जिसे रिसोर्सेज फूड मिल रहे हैं वो जीत रही है, जीत जाती है जो स्ट्रॉन्ग वन होती है। चलिए सिंपली अगर हम समझें तो दो प्रजातियां एक ही संसाधनों के लिए एक ही जगह पे लंबे समय तक नहीं रह सकती। एक प्रजाति जीत जाती है और दूसरी जो वीकर वन होगी, कमज़ोर होगी, वो हट जाती है, उसे हटना पड़ता ही है। चलो, वाई इज इट कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन? कॉम्पिटिटिव का मतलब हो गया स्ट्रगल बिटवीन स्पेशीज ऑफ द सेम रिसोर्सेज। जब संघर्ष करना पड़ता है तो स्पेशीज को के बीच में होता है ये, जब एक ही रिसोर्स के लिए उनके बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों को ही खाना चाहिए, दोनों को ही पानी चाहिए, दोनों को ही जगह चाहिए, तो क्या होगा? कंपटीशन होगा, क्योंकि सेम रिसोर्सेज की नीड है। एक्सक्लूजन, वन स्पेशीज इज एक्सक्लूडेड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द हैबिटेट ड्यू टू कंपटीशन। एक्सक्लूजन का मतलब हो गया जब एक स्पेशीज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, हट जाती है, कह सकते हैं हैबिटेट से, कंपटीशन की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से एक स्पेशीज ऑफ कोर्स जीतेगी और दूसरी को हटना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? यहाँ तक सब समझ आ गया? कहो तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या? इसे प्रपोज किया था जीएफ गाउस ने, जो एक रशियन इकोलॉजिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सिंपली 1934 में इन्होंने, हम बात करें, ये प्रिंसिपल दिया। अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन समझें तो दो स्पेशीज जिनकी नीड सेम है, जिन्हें नीड है सेम रिसोर्सेज की, वो एक ही जगह एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती। एक स्पेशीज जीत जाएगी, दूसरी एलिमिनेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, कुछ भी कह सकते हैं आप, या माइग्रेशन कह सकते हैं। किसका होगा? वीकर वन का, जो कमज़ोर स्पेशीज होगी, प्राकृतिक रूप से वो बाहर हो जाएगी। और इसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपटीशन का मतलब हो गया स्ट्रगल, जब दो स्पेशीज के बीच में स्ट्रगल हो रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए, यानी समान संसाधनों के लिए, कह सकते हैं संसाधनों के लिए दो प्रजातियों के बीच संघर्ष। फिर आ जाता है एक्सक्लूजन, जब एक स्पेशीज बाहर हो जाएगी, लिख देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, एक प्रजाति को उस पर्यावास से, एक प्रजाति को उस पर्यावास से बाहर कर दिया जाता है, हैबिटेट से बाहर कर दिया जाता है। जो कमज़ोर होगी वही हो जाएगी बाहर, नष्ट भी कह सकते हैं हम। गाउस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पैरामीशियम पे स्टडी करी थी। इन्होंने पैरामीशियम का यूज़ किया था। क्या है ये? एक सिंगल सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। पहला स्टेप ये था, ये ग्रुप पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेला सेपरेटली, इन्होंने दोनों को ग्रो किया अलग अलग। फिर क्या हुआ? दोनों बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर गई। यानी जब गाउस ने पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेला को सेपरेटली ग्रो किया तो क्या हुआ? हम कह सकते हैं अलग अलग पाला, तो क्या हुआ? दोनों अच्छी तरीके से बढ़े। दूसरा स्टेप क्या था? जब इन्होंने दोनों ही प्रजातियां को सेम कंटेनर में ग्रो कराने की कोशिश करी, पालने की कोशिश करी एक ही कंटेनर में, तो क्या हो गया? पैरामीशियम ऑरेला जो थी सर्वाइव कर गई और हम कह सकते हैं जीवित रही, और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो एलिमिनेट हो गई, नष्ट हो गई। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम पे। कॉन्क्लूजन क्या हुआ? बोथ स्पेशीज फॉर कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम फूड, दोनों ही प्रजातियां एक ही खाने के लिए कॉम्पिटिट कर रही थी। जो बेटर कॉम्पिटिटर था
थी वो सर्वाइव कर गई, यानी हमारा पैरामीशियम ऑरिला और जो वीकर वन था वो एक्सक्लूड हो गई, नष्ट हो गई, हम कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया या नहीं हुआ? तो यानी दो प्रजातियाँ जो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं, एक साथ एक समय लंबे समय तक नहीं रह सकती। दो प्रजातियां जो समान संसाधनों, रिसोर्सेज, फूड, वाटर, शेल्टर के लिए कॉम्पिटिट करेंगी तो लंबे समय तक एक साथ कैसे ही रहेंगी? यहाँ तक समझ आ गया या नहीं? जो बेटर कॉम्पिटिटर, ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग वन था, पैरामीशियम ऑरिला, वो सर्वाइव कर गई, बच गई, और कमज़ोर वाली एक्सक्लूड हो गई, नष्ट हो गई। दोनों ही भोजन के लिए कर रही थी, वो हो गया बैक्टीरिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका इकोलॉजिकल मीनिंग क्या है। इफ़ टू स्पेशीज हैव द सेम इकोलॉजिकल नीड्स दे कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग। नेचर सपोर्ट्स को एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन स्पेशीज यूज डिफरेंट रिसोर्सेज और लिव इन डिफरेंट नीचेस। देखिए, जब दो प्रजातियां सेम इकोलॉजिकल जो नीच है उसे साझा करती हैं तो वो एक साथ एक जगह लंबे समय तक नहीं रह सकती। नेचर सपोर्ट को एग्जिस्टेंस ओनली स्पेशीज। देखो, नेचर भी कब सपोर्ट करेगा, हम कह सकते हैं तभी संभव है को एग्जिस्टेंस जब दोनों स्पेशीज़ के जो रिसोर्सेज हैं, उनकी नीड्स हैं, वो अलग अलग हों और डिफरेंट नीचेस में वो रहती हों। यहाँ तक क्लियर है? अलग अलग नीच में रहें, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करें, वो संसाधनों का यूज़ करें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे ये नीच क्या है, चलो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। चलिए, नीच क्या है आखिर? नीच देखते हैं। नीच इज द इकोलॉजिकल रोल और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीनिंग द फंक्शन, जैसे कि फंक्शन हो गया, मीनिंग द फंक्शन behavior and way an organism lives in its environment, how it gets food, and how it interact with other organisms. नीच एक इकोलॉजिकल रोल है या हम कह सकते हैं पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की, यानी वो भूमिका, वो कार्य या बिहेवियर हो गया जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है, भोजन प्राप्त करता है, रहता है अपनी कह सकते हैं इन्वायरमेंट में, जिस तरीके से उसका व्यवहार रहता है वो रहता है, यानी वो तरीका जिससे कोई जीव अपने पर्यावरण में जीता है, भोजन प्राप्त करता है और अन्य जीवों से संपर्क करता है, इंटरेक्ट करता है, वो है नीच। क्लियर हो गया? चलो और देख लेते हैं इसके बारे में। एक मिनट। नीच, इसको हम और क्या कहेंगे, चलो बताओ। नीच हो गया आपका प्रोफेशन और रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हैबिटाट हो गया एड्रेस एक किसी जीव का, जस्ट लाइक हैबिटाट इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नीच क्या हो गया? एक प्रोफेशन हो गया, एक रोल हो गया ऑर्गेनिज्म का, हम कह सकते हैं, यानी वो भूमिका, वो कार्य या वो तरीका जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में जिस तरीके से जीता है, भोजन प्राप्त करता है और अपने अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ, अन्य जीवों के साथ संपर्क में आता है, इंटरेक्ट करता है। चलिए
और देख लेते हैं व्हाट डज एक मिनट पेज ओपन कर लूँ। व्हाट डज अ नीच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा नीच में। व्हाट डज अ नीच इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। चलो देख लेते हैं क्या क्या होगा इंक्लूड। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस, वो प्लेस जहाँ ऑर्गेनिज्म खाता है, द प्लेस। द फूड, या फिर कह सकते हैं द फूड एंड ऑर्गेनिज्म, वो खाना जो एक जीव खाता है वो भी नीच में ही आ जाता है। द फूड एंड ऑर्गेनिज्म ईट्स, या वो जगह जहाँ वो रहता है, द प्लेस इट लिव्स इन, वो जगह जहाँ पे वो रहता है। और क्या आ जाएगा, द टाइम, जब वो एक्टिव होता है, द टाइम इट इज़ एक्टिव, द टाइम इट इज़ एक्टिव, जिस टाइम वो एक्टिव होता है, चाहे दिन हो चाहे रात, डे और नाइट। और क्या होगा, नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ। द रोल इट्स प्ले, उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है इकोसिस्टम में, क्या भूमिका वो निभा रहा है। द रोल इट प्लेज इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो उसका कार्य है, भूमिका जो है, जो वो निभा रहा है। और क्या चीज़ आ जाएगी, उसका रिलेशन जो है दूसरे जीवों के साथ, जैसे कि प्रेडेटर के साथ, प्रे के साथ, पैरासाइट के साथ, वो सब आ जाएंगे। इट्स रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया प्रेडेटर के साथ क्या है, लाइक प्रेडेटर, प्रे के साथ क्या है, पैरासाइट के साथ क्या है। तो अन्य जीवों के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, अन्य जीवों के साथ जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहा है, संपर्क में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं हनी बी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका देख लें, हनी बी नीच का। हनी बी सबकी प्यारी हनी बी नीच का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करती है ये, पेन ले लेती हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, माइक आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है बता दो। चलिए, हनी बी कलेक्ट करती है नेक्टर को और पॉलन को, कहाँ से, फ्लावर्स से। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम हनी बी का ही। क्या करती है, कलेक्ट्स नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स। कलेक्ट करती है ये फ्लावर से नेक्टर और पॉलन, फ्लावर्स। उसके बाद ये मदद करती है पॉलिनेशन में भी, प्लांट्स में, हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, हेल्प्स इन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। और ये किस टाइम एक्टिव होती है, ये डे में होती है, तो हम लिख सकते हैं एक्टिव ड्यूरिंग द डे, एक्टिव ड्यूरिंग द डे। ये माइक क्या हो गया है आज इस माइक को। चलिए, all these things together form the honeybee niche. All these things together form the honeybee's niche. honeybee's niche, ये सारी मिलके ही फॉर्म करेंगी, चीज़ें मिलके फॉर्म करेंगी हनी बी नीच को। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। देखो, सबसे पहले हनी बी क्या करेगी, पराग और मधु को एकत्रित करेगी, कलेक्ट करेगी फूलों से, पॉलिनेशन में मदद करेगी यानी परागण में मदद करेगी, दिन के समय एक्टिव होगी, और ये सारी चीज़ें मिलके ही फॉर्म करेंगी हनी बी नीच। चलो नेक्स्ट देखना है और एग्जाम्पल, शेर का देखें, देखना है या नहीं एक और एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। लाइन्स नीच, लाइन नीच। सबसे पहले ये क्या है, प्रेडेटर है, शिकारी है, इट इज़ अ प्रेडेटर।
लार्ज एनिमल्स का शिकार करता है, बड़े बड़े जानवरों का। हंट मारता है, हंट लार्ज एनिमल्स, बड़े बड़े जानवरों का ही तो शिकार करता है। प्लेज द प्ले द रोल ऑफ अ टॉप प्रेडेटर इन द इकोसिस्टम में, इसकी भूमिका क्या है इकोसिस्टम में, एक टॉप प्रेडेटर की भूमिका है इसकी इकोसिस्टम में। प्रेडेटर इन द इकोसिस्टम, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉप प्रेडेटर की भूमिका निभाता है, जो लाइन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए या नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, हैबिटाट है एड्रेस ऑर्गेनिज्म का, और नीच क्या है, प्रोफेशन है एक ऑर्गेनिज्म का। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम जो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे थे। नीच तो हमने सोचा बीच में डिस्कस कर लें, हम अभी इसके बारे में बात कर रहे थे गॉस एक्सपेरिमेंट की, हमने स्टेप देख लिए थे इसके। पैरामीशियम को जब दो अलग अलग स्पेशीज़ को हम कह सकते हैं एक साथ रखा, उन्होंने दोनों स्पेशीज़ को एक साथ रखा, तो वो साथ में एक साथ अच्छे से ग्रू नहीं कर पाई, और जब अलग अलग सेपरेटली उन्हें पाला कह सकते हैं, तो वो सेपरेटली अच्छे से भैया बढ़ गई। तो हमने इसका कंक्लूजन देख लिया था, मीनिंग देख लिया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो देख लेते हैं वार्बलर्स इन ट्रीज। मैकआर्थर स्टडी थी, देख लेते हैं डिफरेंट स्पेशीज ऑफ वार्बलर्स लिव ऑन द सेम ट्री। अलग अलग स्पेशीज जो थी वार्बलर्स की, वो एक ही ट्री पे रहती हैं डिफरेंट स्पेशीज ऑफ वार्बलर्स, ये क्या पक्षियां हैं, दे अवॉइड कंपटीशन बाय फीडिंग ऑन द डिफरेंट पार्ट्स। इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वो पेड़ के अलग अलग भागों से अपना भोजन लेती हैं। इसे हम कहते हैं रिसोर्स पार्शनिंग विच अलाउस को एग्जिस्टेंस, यानी आपस में कंपटीशन भी नहीं होता, और एक ही उसके लिए रिसोर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करे, और कंपटीशन होगा नहीं, अलग अलग भाग में रह के शांति से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये सही है, समझ आ गया, साथ में रहती हैं बिना संघर्ष किए। चलो रिसोर्स पार्शनिंग क्या है, रिसोर्स पार्शनिंग इज द प्रोसेस बाय विच सिमिलर स्पेशीज living in the same habitat avoid direct competition by using different resources in different ways, times और places। रिसोर्स पार्शनिंग वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें सिमिलर एक जैसी जो प्रजातियां हैं वो एक ही हैबिटाट में, एक ही क्षेत्र में रहेंगी, और बिना एक दूसरे से कंपटीशन करे, अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कह सकते हैं, या फिर अलग अलग समय पे इसका इस्तेमाल कर रही हैं, या अलग अलग जगह पे, जैसे कि पेड़ के अलग अलग भाग पे वो भोजन प्राप्त कर रही हैं, तो वो हो गया हमारा रिसोर्स पार्शनिंग। इट अलाउस को एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज बाय डिवाइडिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ऑफ द सेम वन। इसमें क्या हो रहा है भाई, सबको उनके हिस्से का भोजन मिल रहा है, अलग अलग भाग से ले रही हैं पेड़ के, या अलग अलग समय से ले रही हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा, कंपटीशन होगा नहीं, कंपटीशन लड़ाई झगड़े क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा, और शांति से वो रह पाएंगी बिना किसी संघर्ष किए, यानी बिना लड़ाई करे वो एक साथ रहती हैं। वाई इज रिसोर्स पार्शनिंग इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है रिसोर्स पार्शनिंग, क्योंकि इससे क्या होगा, कंपटीशन वाली चीज़ नहीं होगी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रिड्यूस होगा, और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। जैव विविधता को बनाए रखता है रिसोर्स पार्शनिंग, और लड़ाइयाँ भी कम होंगी। चलिए, और कंपटीशन एक्सक्लूजन को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे रिसोर्स पार्शनिंग के, मैकआर्थर वार्बलर स्टडी, ये बर्ड्स की बात हो रही है। 5 स्पेशीज ऑफ वार्बलर्स लिव ऑन द सेम ट्री, 5 स्पेशीज जो थी, ये जो पक्षी हैं वार्बलर, वो एक ही ट्री पे रहती हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री, पेड़ के अलग अलग भागों से ये कीड़ों को खाती हैं। टॉप ब्रांचेस, मिडिल ब्रांचेस, ट्रंक, आउटर लीव्स, इनर लीव्स। इससे क्या हुआ, कंपटीशन रिड्यूस हो गया, और सारी ही स्पेशीज अब शांति से वहाँ पे रह रही हैं, बिना कोई फाइट के, बिना कंपटीशन के, क्योंकि वो पेड़ के अलग अलग भागों से खाना खा रही हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 1958 में ये स्टडी की गई थी, किन्होंने करी थी देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एच मैकआर्थर।
इन्होंने 1958 में स्टडी करी थी। किस पे करी थी इनकी स्टडी? काफ़ी फेमस थी, मैकार्थोर्स वार्बुलर स्टडी, पक्षियों पे इन्होंने ये स्टडी करी थी। फील्ड इनकी थी इकोलॉजी और नीच थ्योरी, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, इनकी फील्ड क्या थी? इकोलॉजी एंड नीच थ्योरी, ये इनकी फील्ड थी। ये स्टडी इन्होंने कहाँ करी थी ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट कंपटीशन इतना बढ़ गया, क्या पता, है ना। तो इन्होंने ये स्टडी यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर वाज द स्टडी डन। तो इन्होंने ये करी थी इन कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ लिख देती हूँ, इन कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। किस पे करी थी? ऑन स्प्रूस ट्री, ये आ सकता है। चलो यहाँ तक नोट करना चाहो तो कर लो। अच्छा, मेन क्वेश्चन क्या आया था इसमें उनके माइंड में? मेन क्वेश्चन क्या था? चलो देखते हैं। मेन क्वेश्चन था हाउ कैन, एक मिनट में ये देख लूँ कहीं मैंने आगे इसको मेंशन तो नहीं कर दिया, पता चले दो बार मैं इतनी मेहनत यहाँ भी कर रही हूँ और मैंने मेंशन भी कर दिया। रुक जाओ, एक बार चेक कर लेना चाहिए। नहीं किया है। चलो कर लेती हूँ। कहाँ गया? कहाँ लिख रहे थे हम लोग? यही थे। हाँ चलिए, मेन क्वेश्चन क्या था इसमें? मेन क्वेश्चन क्या था इसका? चलो देखते हैं। हाउ कैन 5 सिमिलर बर्ड्स स्पेशीज जो हैं, जो हो गई हमारी वार्बलर्स, लिव इन द सेम ट्री without driving each other, without driving each other to extinction through competition, to extinction through competition। मेन क्वेश्चन क्या आ रहा था माइंड में? यही आ रहा था कि 5 स्पेशीज जो हैं बर्ड की एक साथ एक ही जगह पे कैसे रह रही हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी संघर्ष के कैसे रह रही हैं। तो चलो देख लेते हैं। द वार्बलर स्टडीड ये क्या है? दीज वर क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज। ये क्या थी? क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज थी। सारी की सारी इंसेक्ट्स को खाती थी। ऑल वर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थी, सारी की सारी सब कीड़ों को खाती थी। और ये जो सारी की सारी थी वो सेम ट्री पे रह रही थी, सेम ट्री पे। दे लिव्ड इन द सेम स्प्रूस ट्री, सेम स्प्रूस ट्री पे रह रही थी 5 स्पेशीज। सारी की सारी ही क्या थी? रिलेटेड थी, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थी, और सब की सब कीड़े खाती थी, सब की सब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थी। चलो ऑब्जर्वेशन क्या आया देखते हैं इसका, इस स्टडी का। देखो मैक और इन्होंने क्लोजली क्या ऑब्जर्व्ड किया, लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लोजली ऑब्जर्व्ड, ही क्लोजली ऑब्जर्व्ड where each species spent its time on the tree। ये जो स्पेशीज थी जो क्लोजली रिलेटेड थी, एक दूसरे से ज़्यादा के ज़्यादा समय ट्री पे बिताती थी। हाउ एंड व्हाट दे एट, क्या खाती थी ये, उन्होंने ऑब्जर्व किया।
तो इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया कि स्पेशीज़ जो थी ये अलग अलग, ये जो पक्षी थे ज़्यादातर टाइम पेड़ पे ही अपना बिताते थे, लेकिन ये कैसे खाना खाते थे चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या जाना, व्हाट ही फाउंड। तो 5 स्पेशीज़ थी, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5 स्पेशीज़ थी, यहाँ पे लिख देती हूँ। स्पेशीज़ 1 2 करके लिख दूँ क्या? जैसे स्पेशीज़ 1 हो गई हमारी, ये कहाँ पे थी? हम लिख सकते हैं टॉप ब्रांचेस पे थी ये, टॉप ब्रांचेस पे थी। क्या करती थी ये, चलो देखते हैं। उछल कूद करती थी ये खूब, किस पे? होप्ड अराउंड आउटर ट्विक्स, आउटर ट्विक्स। यानी बाहरी टहनियों के इधर उधर उछल कूद करती थी, इधर गिर्द उछल कूद करती थी और कीड़ों को खाती थी। फिर आ जाती हैं हमारी दूसरी स्पेशीज़, सेकेंड वाली स्पेशीज़ 2। ये रहती थी मिडिल ब्रांचेस पे, यहाँ से ही अपना भोजन करती थी। ये इनका बिहेवियर है, ये इनका बिहेवियर है, उछल कूद जो ये कर रही थी। मिडिल ब्रांचेस, इनका भी बिहेवियर देख लेते हैं क्या था। इस स्पेशीज़ जो दूसरी स्पेशीज़ थी जो मिडिल ब्रांचेस पे थी वहाँ रहती थी, इनका बिहेवियर देख लेते हैं। क्रॉल्ड अलोंग लार्ज ब्रांचेस, यानी पेड़ की बड़ी शाखाओं पर रेंगना, वहाँ से ही अपना भोजन भी प्राप्त करती थी। तो स्पेशीज़ 1 हम देख चुके हैं, ये क्या करती थी? होप्ड अराउंड आउटर ट्विक्स। और स्पेशीज़ 2 जो मिडिल ब्रांचेस पे रहती थी, ये क्या करती थी? क्रॉल करती थी लॉन्ग ब्रांचेस पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नहीं, बड़ी शाखाओं पर रेंगना। फिर आ जाती है स्पेशीज़ 3 हमारी, स्पेशीज़ 3 थी, ये रहती थी लोअर ब्रांचेस पे। इनका बिहेवियर क्या था? पिक्ड इंसेक्ट्स फ्रॉम बार्क, ये बार्क से इंसेक्ट्स को पिक्ड करती थी। पिक्ड इंसेक्ट्स फ्रॉम बार्क, बार्क, ठीक है। फिर आ जाएंगी हमारी स्पेशीज़ 4, स्पेशीज़ 4 जो ट्रंक रीजन में रहती थी। ट्रंक रीजन, ये वर्टिकली मूव्ड करती थी, मूव्ड वर्टिकली। फिर नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी स्पेशीज़ 5, ये आउटर फोलिस पे रहती थी, आउटर फोलिस पे थी। एक्टिव इन फ्लाइंग एंड कैचिंग इंसेक्ट, पेड़ के अलग अलग भागों पे रह के ये भोजन प्राप्त कर रहे थे। सारे के सारे जितने भी ये पक्षी थे, सारे ही पेड़ के अलग अलग भाग पे रह रहे थे। 5 स्पेशीज़ बिना लड़ाई झगड़े ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे, कीड़ों को खा रहे थे बिना किसी लड़ाई के। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, दे यूज डिफरेंट जोन्स ऑफ द सेम ट्री, सेम ट्री की अलग अलग जोन्स को ये इस्तेमाल कर रहे थे। दे यूज डिफरेंट जोन्स ऑफ द सेम ट्री, सेम पेड़ के ही अलग अलग जोन्स में ये रह रहे थे और भोजन कर रहे थे। दे ऑल्सो फेड एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय और अलग अलग तरीकों से ये क्या कर रहे थे? भोजन प्राप्त कर रहे थे अपना। टाइम एंड यूज्ड डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग तरीके ये यूज़ कर रहे थे। इससे क्या हुआ? उन्हें खाना भी मिल रहा था, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा था, एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो रही थी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। बढ़े या नहीं? चलिए, बिग कैट्स इन फॉरेस्ट। देखो, हमने ऑलरेडी अब एक एग्जाम्पल तो देख लिया।
कहाँ से स्टार्ट किया था? देखिए, रिसोर्स पार्शनिंग का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक मैकआर्थर स्टडी जो उन्होंने 5 स्पेशीज़ थी बर्ड्स की, उस पर स्टडी करी थी कैसे 5 स्पेशीज़ बर्ड्स की सेम ट्री पे रहकर, यानी एक हैबिटेट था उनका, सेम ट्री था, उस पर रह के बिना किसी लड़ाई झगड़े के खाना ले रही थी, प्राप्त कर रही थी, अपने रिसोर्सेज जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो रही थी। सेकेंड आ जाएगा बिग कैट्स इन फॉरेस्ट। टाइगर्स हंट्स एट नाइट, जो टाइगर हैं वो रात के समय हंट करते हैं। लेपर्ड्स हंट्स इन ट्रीज और डिफरेंट टाइम्स, जो हमारा लेपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, वो पेड़ों पर या अलग समय शिकार करता है। दोनों सेम एरिया में रहते हैं लेकिन क्या है, दोनों का टाइम अलग और जगह भी अलग है। बिग कैट्स इन फॉरेस्ट का मतलब हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वनों में मांसाहारी जीव जो है, बड़े मांसाहारी जीव, वनों में बड़े मांसाहारी जानवर। देखो, टाइगर रात के टाइम करेगा और जो लिपर्ड है, तेंदुआ है, वो ट्री पे करेगा या अलग समय पे करता है। तो दोनों सेम जगह रह रहे हैं लेकिन दोनों का टाइम और स्पेस जो है वो अलग है। फिर आ जाता है घास के मैदान में पौधे, प्लांट्स इन अ ग्रासलैंड। सम प्लांट्स हैव शैलो रूट्स ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टॉप सॉइल। कुछ पौधों की जो जड़ें हैं उथली होती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ जड़ें। कुछ पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? उथली होती हैं, शैलो होती हैं, हम कह सकते हैं, होती हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टॉप सॉइल, और वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को टॉप सॉइल से, यानी जो ऊपर की मिट्टी है उससे न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को लेते हैं वो। अदर्स हैव डीप रूट्स अबव फ्रॉम डीपर सॉइल, जिनकी डीप रूट्स होती हैं, गहरी हैं जड़ें, तो वो क्या करेंगे, डीपर सॉइल से, गहरी मिट्टी से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों ही न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना किसी कंपटीशन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेम्पोरल यानी टाइम बेस्ड पार्शनिंग, समय आधारित विभाजन कह सकते हैं। जैसे कि उल्लू है, आउल है, वो रात को हंट करता है, हॉक्स जो है वो दिन में करते हैं यानी बाज। तो टाइम ओवरलैप हो ही नहीं रहा है, दोनों का समय अलग है, इससे क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पार्शनिंग, पहला आ जाता है स्पेशियल टाइप। 4 टाइप्स हैं, टेम्पोरल, डाइटरी, मॉर्फोलॉजिकल। स्पेशल में क्या होगा, अलग अलग एरिया का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। टेम्पोरल में यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एट डिफरेंट टाइम, जो रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग हो रहा है वो अलग अलग समय पे हो रहा है। डाइटरी में ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, डिफरेंट बॉडी एडेप्टेशन, जो बॉडी एडेप्टेशन होगी वो डिफरेंट होगी। देखते हैं स्पेशल, जो अलग अलग एरिया में रहते हैं। बर्ड्स फीडिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री, यानी एक पेड़ का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, जो स्टडी में पक्षियों की एक 5 स्पेशीज़ पेड़ के अलग अलग भागों में रह रही हैं, अलग अलग भागों में रह के खाना खा रही हैं, कॉम्पिटिशन नहीं होगा। टेम्पोरल, अलग अलग रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हो गया हमारा नॉक्टर्नल वर्सेस डिurnal, यानी रात और दिन के शिकारी। फिर आ जाता है डाइटरी, जो अलग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं, जैसे गेजर्स वर्सेस ब्राउजर्स इन सवानास, यानी हम कह सकते हैं घास चढ़ने वाले और आगे बनाम पत्तियां खाने वाले। फिर आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल, अलग अलग बॉडी एडेप्टेशन होगी, अलग अलग बीक वाले पक्षी अलग अलग तरीके की सीड्स खाएंगे। याद करिए फिंचेस का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अलग अलग बीक वाले पक्षी अलग अलग बीज खाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इतना हो गया। रिसोर्स पार्शनिंग इज नेचर्स वे ऑफ शेयरिंग। रिसोर्स पार्शनिंग क्या है, एक नेचर वे है शेयरिंग का। स्पेशीज अवॉइड फाइटिंग इंस्टेड ऑफ डिवाइड फूड, स्पेस और टाइम। क्या होता है इसमें, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब मिल बांट के अपना अपना जगह पे बैठ जाएंगे और खा लेंगे। मिल बांट के नहीं कहूँगी, यहाँ कह भी सकते हैं एक तरीके से, बट अलग अलग पार्ट में जैसे खा रहे हैं या अलग अलग टाइम पे अपना भोजन ले रहे हैं। तो जैसे कोई दिन में शिकार कर रहा है, कोई रात को शिकार कर रहा है, कोई पेड़ के अलग अलग भाग पे बैठ के कर रहा है, तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन टू गॉस प्रिंसिपल, इसका क्या रिलेशन है। देखो गॉस ने बोला था 2 स्पेशीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम नीच, बट रिसोर्सेज पार्शनिंग हेल्प स्पेशीज क्रिएट डिफरेंट नीचेस, अलाउ को एक्सिस्टेंस। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, गॉस ने कहा था 2 स्पेशीज सेम नीच पे एक साथ एक लंबे समय तक नहीं रह सकती, लेकिन जो रिसोर्स पार्शनिंग है वो मदद करती है स्पेशीज को एक साथ, कह सकते हैं, नीच में रहने के लिए। यहाँ तक क्लियर या नहीं?
मतलब सॉरी एक साथ एक ही नीच नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रिसोर्स पार्शनिंग उन्हें अलग अलग नीच बनाने में मदद करती है। रिसोर्स पार्शनिंग उन्हें अलग अलग नीचेस बनाने में मदद करती है, मदद करता है, जिससे वो एक साथ रह सकती हैं बिना संघर्ष किए। यहाँ तक समझ आ गया? रिसोर्स पार्शनिंग मदद करता है स्पीशीज़ को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट नीचेस, यानी रिसोर्स पार्शनिंग उन्हें अलग अलग नीचेस बनाए रखने में मदद करता है ताकि वो एक साथ एक जगह पर बिना किसी लड़ाई झगड़े कंपटीशन के रह सके, संघर्ष किए बिना। नेक्स्ट देखते हैं एक्टोटोन क्या है। देखो एक्टोटोन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, बायोटिक पोटेंशियल, विटेलिटी, इकोलॉजिकल नीच, हैबिटेट, माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो हैबिटेट, कॉम्पिटिशन रिलीज, कॉर्नस एलिगेंट, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कल। आज की क्लास में इतना ही। अच्छी लगी हो आज की क्लास, देन आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।